चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, किसके बारे में समझा था? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, और इसके साथ में हमने ये समझा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रिलीज होता है उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या रिलीज होता है? तो उससे जूस रिलीज होता है या एंजाइम बनता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पहली बात हमने ये समझी थी कि क्या रिलीज होता है, तो हार्मोन बनता है। और दूसरी बात हमने ये समझी थी कि हमारी बॉडी में इनकी कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती है। और साथ ही इनके बारे में हमने क्या समझा था कि इनकी हमारी बॉडी में लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, कि गले में कौन सी होती है, मस्तिष्क में कौन सी होती है, ये सारी बातें हमने इनसे रिलेटेड समझी थी। उसके बाद में हमने ये समझा था कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो हमने एक दो ग्रंथियों के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे आउटू ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आउटू ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। क्या नाम होता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब समझते हैं इसको कि इससे क्या चीज होती है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, एक बार जो हम बहुत सारे आसपास भी सुनने में आता है नाम बार बार कि थायराइड थायराइड। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, हमारे शरीर में क्या होती है? ग्रंथि होती है। अब इसके एक से दो उपनाम भी हैं, मतलब अन्य नाम आप बोल सकते हो। तो एक से दो उपनाम क्या है कि एक इसको बटरफ्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बटरफ्लाई। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि, हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि को बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आउटू ग्रंथि होगा। ठीक है, अब ये नाम क्यों बोला जाता है वो भी आपको थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूँ। दूसरा इसका नाम होता है एडम्स एप्पल। क्या नाम होता है? एडम्स एप्पल। इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलेंगे तितली के आकार की ग्रंथि। तितली ग्रंथि या तितली के आकार की ग्रंथि। दूसरा हिंदी में इसको बोलेंगे आदम का सेब। आदम का सेब। ठीक है, और इसकी लोकेशन हमने पिछले वीडियोस में देखी थी। ठीक है, कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो इसकी लोकेशन होती है हमारे गले में। ठीक है, आप समझते हैं कि ये दोनों नाम क्यों दिए जाते हैं। तो आउटू ग्रंथि के दोनों नाम इसलिए रखे गए हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो इसका आकार जो होता है वो बटरफ्लाई जैसा होता है, या अगर आप ऐसे समझो तो एच आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? एच आकार का होता है, ये इस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये जो ग्रंथि है इसी का नाम क्या है? ये वाली जो ग्रंथि आपको शेप दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला शेप, ये जो ग्रंथि है, ठीक है, इसी वाली ग्रंथि को हमने क्या नाम दे रखा है? तो यही वाली ग्रंथि जो है इसी का नाम हमने अभी जो पढ़ रहे हैं आउटू ग्रंथि, तो ये यही वाली ग्रंथि है। तो आपको इसका जो आकार है वो कुछ तितली जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, या एच आकार का दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन में आपको मिलता है वो आंसर लगाना है। एच आकार की ग्रंथि या तितली ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आउटू ग्रंथि। ये जो जा रही है इसको वायु नलिका बोलते हैं। ठीक है, ट्रेकिया, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? ट्रेकिया। और ये जो ऊपर है ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, इसी को आदम का सेब कहा जाता है। तो ये जस्ट आदम के सेब के पास में स्थित होती है हमारी बॉडी में, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया? आदम का सेब। ठीक है, तो आपको तीनों क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ जाने चाहिए कि आउटू ग्रंथि किसे कहा जाता है, या आउटू ग्रंथि के अन्य नाम क्या है। आउटू ग्रंथि का एक अन्य नाम क्या हो गया? तितली के आकार की ग्रंथि, और दूसरा क्या हो गया? आदम का सेब कहा जाता है। अरे क्लियर है दोनों बातें? ठीक है, तो ये साथ के साथ हमें याद करना है। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो ये हमारे गले में होती है। तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि आउटू ग्रंथि हमारी शरीर में कहाँ अवस्थित होती है, कहाँ उपस्थित होती है? गले में होती है। इसका एक और अन्य नाम क्या है? तो ये तितली के आकार की ग्रंथि है। और एक और नाम क्या है? तो ये आदम का सेब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या पढ़ना है? इससे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम समझेंगे कि यहाँ से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। ठीक है, आउटू ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। अब आउटू ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इससे जो भी बनेगा वो हार्मोन ही बनेगा। ठीक है, कभी भी एंजाइम इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इससे दो तरह के हार्मोन बनते हैं। कितनी तरह के हार्मोन बनते हैं? दो तरह के। एक तो आपने बचपन से सुना होगा जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन। और दूसरा इससे बनता है कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन बनता है? कैल्सीटोनिन।
अब इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है, ठीक है। थायरोक्सिन को थायरोक्सिन ही बोला जाता है और कैल्सिटोनिन को कैल्सिटोनिन ही बोला जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम इसका हिंदी लिख सकते हैं इस टाइप से, कैल्सिटोनिन। क्योंकि मान लो किसी का नाम है राजेश, तो उसका नाम हिंदी में भी बोलोगे तो राजेश ही बोलने में आएगा, और इंग्लिश में आप ज्यादा से ज्यादा उसका स्पेलिंग लिख दोगे RAJESH। तो इस टाइप से ऑटोग्रंथि जो है इसका तो इंग्लिश में होता है थायराइड ग्लैंड, पर इसके जो दो हार्मोन बनते हैं इनका एक ही नाम होता है, इसका थायरोक्सिन नाम होता है और इसका कैल्सिटोनिन नाम याद होता है, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें यही याद रखना है। इसको क्या बोला जाएगा? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में सिंपली पूछा जाता है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण होता है तो कौन सी ग्रंथि से होता है? आउटो ग्रंथि से होता है। थायरोक्सिन एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का हार्मोन है, जबकि थायराइड एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। दोनों का नाम सेम सेम दिखता है, इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थायरोक्सिन है हार्मोन ग्रंथि, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो थायरोक्सिन हमें याद रखना है कि इससे जो दोनों बने हुए ये क्या है? हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन है, याद रहेगा। तो इससे कितने हार्मोन बनते हैं? दो हार्मोन बनते हैं। पहला नाम क्या है? थायरोक्सिन, और दूसरा नाम क्या है? कैल्सिटोनिन, ठीक है। पर जो बनता है एक्चुअल में वो 97% तो कौन सा बनता है? थायरोक्सिन बनता है, जबकि 3% के आसपास कौन सा बनता है? कैल्सिटोनिन बनता है। अब आपसे कोई परसेंटेज एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हम ये क्यों पढ़ रहे कि ये परसेंटेज होता है? क्योंकि एग्जाम में जो ज्यादा क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि थायरोक्सिन से क्या क्या चीजें होती है, और जितना भी अगर जैसे मान लो आपकी बॉडी में जो भी क्रियाएं ये करेगा, थायराइड ग्रंथि से जो भी क्रियाएं होगी, तो वो ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर करेगी? थायरोक्सिन के ऊपर करेगी। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी परसेंटेज में ज्यादा है, ठीक है ना। तो ज्यादा जो चीजें या ज्यादा जो मतलब जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी की जिसके हाथ में होगी वो किसके हाथ में होगी? थायरोक्सिन के हाथ में होगी, ठीक है। तो हम पहले थायरोक्सिन को पढ़ेंगे, उसके बाद में कैल्सिटोनिन को पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है। आप वीडियो को रोके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे आप बाद में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलो अब आगे समझते हैं। अब देखो थायरोक्सिन क्या है और इससे क्या होता है। सॉरी, मैंने थायराइड लिख दिया है, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है। अब थायरोक्सिन से क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये उनको नियंत्रित करता है। अब आपको ये दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। अब ये चीज क्या होती है? पहली बार सुन रहे होंगे, जिन्होंने पहले कभी बायो नहीं पढ़ी है तो उनको ये अटपटे वर्ड लगते हैं कि ये थायरोक्सिन क्या है, ठीक है, इससे सर क्या पढ़ा रहे हो, उपापचयी क्रिया क्या होगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं, पर हमें बस इतना याद रखना है कि उपापचयी क्रिया होती क्या है। ये एक बार अगर आप समझ लोगे इस टर्म को, तो जब भी आपके सामने नाम आएगा कि उपापचयी क्रिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अच्छा इसका ये काम होता है। आ रही बात समझ में? तो अब इसका काम क्या होता है? उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है, ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन काल के लिए आवश्यक है, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, उन सारी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? उपापचयी क्रियाएं बोलेंगे। कैसे सर? थोड़ा अच्छे से समझाओ। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने खाना खाया, ठीक है। अब खाना खाना ये जिंदगी के लिए आवश्यक है क्या? खाना खाएंगे, उसके बाद में खाना पचेगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो हमारे काम आएगी। आ रही बात समझ में? तो अगर आप खाना खा रहे हो और खाने का पाचन नहीं हो रहा है, खाने का पाचन नहीं हो रहा है, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये जो पाचन है ये क्रिया हमारी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पाचन नहीं होगा तो बॉडी में आगे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम चल फिर नहीं सकेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या है? पाचन है। तो पाचन कौन सी क्रिया होगी? एक प्रकार की उपापचयी क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि यह क्रिया हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसी और क्रिया कौन कौन सी हो सकती है? तो ऐसी और क्रिया हो सकती है श्वसन, ठीक है, सांस लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
अगर आपका 1 से 2 से 3 मिनट सांस रुक जाए तो आप सीधा परलोक सिधार जाओगे। ठीक है, तो इसलिए पाचन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है, तो सारी की सारी कौन नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन नियंत्रित करता है। अब मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको सोच समझ के उत्तर देना है। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं कौन सी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? ठीक है, तो इस केस में हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा थायराइड। क्यों होगा थायराइड? क्योंकि थायरोक्सिन है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, जो किससे रिलीज हो रहा है? जो एक ग्रंथि से रिलीज हो रहा है, जिसका नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो अगर ग्रंथि आपसे पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना पड़ेगा थायराइड, पर अगर हार्मोन पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना होगा थायरोक्सिन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आखिरी में पूछा जाएगा उपापचयी क्रियाएं कौन से हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? थायरोक्सिन। पर अगर ग्रंथि पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? थायराइड होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, है ना, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तक की बात आई समझ में कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। तो थायरोक्सिन के बारे में हमें मेनली क्या पॉइंट याद होना चाहिए कि यह हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। अब होता क्या है कि जो थायरोक्सिन है, तो उसको बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? उसके निर्माण के लिए क्या जरूरी होता है? तो इसका निर्माण होता है एक मिनरल है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन मिनरल के थ्रू। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, आपका उत्तर होगा आयोडीन। कौन सा खनिज, या इंग्लिश में बोलेंगे तो कौन सा मिनरल आवश्यक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आयोडीन होगा। और ये जो आयोडीन है, ये एक और चीज में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में। ये किस में हेल्प करता है? ब्रेन डेवलपमेंट में। ठीक है, हमारे मस्तिष्क के विकास में। अगर आपकी बॉडी में, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, इट मींस आपकी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और आपके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादातर बच्चों में हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें मस्तिष्क का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है आयोडीन की कमी। और जैसे आयोडीन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में जो थायरोक्सिन है वो उतना ज्यादा नहीं बन पाएगा, ये हार्मोन उतना ज्यादा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाएगी। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशन है इसका? अगर आपसे पूछा जाएगा थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आयोडीन उत्तर होगा। आपका उत्तर क्या होगा? आयोडीन होगा। यहाँ तक की बात आई समझ में? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आयोडीन सीधा सीधा नमक खाने लग गए और थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ा दी, क्योंकि अगर एक बार आपकी बॉडी में थायरोक्सिन बढ़ गया तो वो लाइफ में कभी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है कि सर ने बोला था थायरोक्सिन बढ़ाना है तो आयोडीन खा लेना, या आयोडीन से थायरोक्सिन बढ़ता है तो ये खाने लग गए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने यहाँ से दो बातें समझी कि थायरोक्सिन बनाने के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। और ये आयोडीन एक और कौन से चीज में हेल्प करता है? तो हमारे मस्तिष्क के विकास में हेल्प करता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड हमने देखा था कि सेकंड इसका हार्मोन क्या था? कैल्सीटोनिन था। सेकंड इसका हार्मोन क्या था? कैल्सीटोनिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे कैल्सीटोनिन। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? थायरोक्सिन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कैल्सीटोनिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्सीटोनिन नाम से स्पष्ट, अगर आपको यहाँ तक आप वर्ड पढ़ोगे तो कैल्शियम, आपको ऐसा साउंड आएगा, कैल्शियम जैसा साउंड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कैल्सीटोनिन है उसको बनाने के लिए क्या जरूरी होगा? तो वो कैल्शियम जरूरी होगा। कैल्सीटोनिन को बनाने के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है? तो कैल्शियम वाला मिनरल आवश्यक है। जबकि आयोडीन से क्या बन रहा था? तो आयोडीन से थायरोक्सिन का निर्माण हो रहा था। ठीक है, और कैल्शियम से किसका निर्माण होगा? कैल्सीटोनिन का निर्माण होगा। अब ये आपको पता होगा या नहीं पता है तो आपने कभी सुना होगा
कि जो कैल्शियम है वो मेनली हमारी हड्डियों में होता है। कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। तो जो कैल्शियम है वो हड्डियों में क्या करता है? वो हड्डियों को मजबूत करता है। वो क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। तो अब हड्डियों को मजबूत कौन कर रहा है? कैल्शियम। कैल्शियम से क्या बन रहा है? कैल्सिटोनिन बन रहा है। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि कैल्सिटोनिन का काम क्या हुआ, तो इसका काम क्या हो गया? हड्डियों को मजबूत करना। क्या काम हो गया? हड्डियों को मजबूत करना। तो कैल्सिटोनिन का एक ही काम है, ठीक है, वो क्या काम है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कैल्सिटोनिन कम बनेगा तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाएगी, ठीक है। और अगर हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाएगी तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आप खाना खाते हो, मान लो ये आपका पेट है, स्टोमक, तो आप जो भी खाना खा रहे हो, खाना यहाँ आएगा, ठीक है। खाने जो आप मिनरल हो गया, कैल्शियम ऐसा थोड़ी ना है कि आप मार्केट से लाके आपने डायरेक्टली कैल्शियम ही खा लिया, ठीक है, उतना असर थोड़ी ना करेगा। आप जो डेली खाना खा रहे हो उससे जो भी कैल्शियम बनेगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मान लो आप जो खाना खा रहे हो उस खाने से क्या हो रही है? एनर्जी बन रही है, ठीक है। और एनर्जी के साथ साथ एनर्जी कैसे बनेगी? कैल्शियम, आयोडीन, सब तरह का मटेरियल अंदर जा रहा है। तो यहाँ से जो भी कैल्शियम बनेगा वो जाएगा आपके ब्लड में। वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। अब ये क्या करेगा कैल्सिटोनिन कि ये ब्लड से इस कैल्शियम को कहाँ ट्रांसफर करेगा? ये ब्लड से आपकी हड्डियों में ट्रांसफर करेगा। ये रक्त से कैल्शियम को कहाँ ट्रांसफर करेगा? ये रक्त से कैल्शियम को हड्डियों में ट्रांसफर करेगा। अगली बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को रक्त से हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में लिखूंगा तो ये क्या करता है? यह रक्त से कैल्शियम को, यह रक्त से कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है। हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो अगर सीधे शब्दों में पूछा जाएगा तो कैल्सिटोनिन से पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, कौन सा वाला, कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त से कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। पर अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमाना होगा तो क्वेश्चन कैसे घुमा सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैल्सिटोनिन काम करता है तो कैल्शियम की कमी करता है ब्लड में या वृद्धि करता है? अगर आपसे पूछा जाएगा कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की, और फिर पूछ लिया जाए कमी करता है, वृद्धि करता है या अपरिवर्तित रखता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप यहाँ से ऐसे समझो इसको कि मान लो यहाँ पे एक बाल्टी पड़ी है, ठीक है, और ये इसमें आपका मान लो कैल्शियम है, ठीक है, ये आपका ब्लड हो गया और इस ब्लड में क्या है? ये वाला कैल्शियम है। और ये क्या कर रहा है? ये मान लो आपकी हड्डी हो गई, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? कैल्सिटोनिन यहाँ से इस ब्लड को उठा के ये सारा ब्लड कहाँ ले जा रहा है? ये यहाँ पे ले जा रहा है हड्डियों में। तो आप बताओ ये ब्लड में कमी कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है? आप बताओ ये ब्लड में कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है कैल्शियम की? ये वाला कैल्शियम है, ये वाला क्या है? कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम की कमी कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की, तो रक्त में कैल्शियम की क्या करता है? कमी करता है। तो यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि यह रक्त में कैल्शियम की कमी करता है जबकि हड्डियों में वृद्धि करता है। अरे आई बात समझ में? यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा है? हमने कुछ ही बातें समझी। सबसे पहली बात हमने ये समझी है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि का मेन काम क्या होता है? थायराइड ग्रंथि के दो नाम, पहले तो नाम याद रखने हैं। दो नाम क्या क्या हो गए? एक तो बटरफ्लाई नाम हो गया और दूसरा नाम क्या हो गया? आदम का सेब हो गया, ठीक है। बटरफ्लाई नाम क्यों हो गया? क्योंकि उसका आकार बटरफ्लाई जैसा है, या एबीसीडी की बात करें तो एच आकार जैसा है। अब उससे कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? तो उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। दूसरे नाम क्या है? कैल्सिटोनिन। अब थायरोक्सिन कितना परसेंटेज होता है? लगभग 97% होता है, जबकि जो कैल्सिटोनिन वो कितना होगा? केवल और केवल 3% होगा। अब थायरोक्सिन का मेन काम क्या है? तो हमारी बॉडी की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो उसको कंट्रोल करेगा थायरोक्सिन करेगा, ठीक है। अगर ग्रंथि पूछा जाएगा तो थायराइड होगा। दूसरा जो काम है, अच्छा, कि थायरोक्सिन का निर्माण किससे होता है? तो थायरोक्सिन का निर्माण होता है किससे? आयोडीन से होता है,
ठीक है। अगर आयोडीन की बॉडी में कम होगी तो थायरोक्सिन भी कम हो जाएगा, अगर आयोडीन की वृद्धि होगी तो थायरोक्सिन की भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है मेनली, तो मेनली हड्डियों को मजबूत बनाना। क्यों, क्योंकि कैल्सिटोनिन जो बनता है वो कैल्शियम के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है, कैल्शियम के थ्रू बनता है। अब अगर वो कैल्शियम के थ्रू बन रहा है और हड्डियों को मजबूत कर रहा है, इट मीन्स वो हड्डियों को कैल्शियम दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जाएगा तभी हड्डियां मजबूत होगी। तो कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचा रहा है, तो कहां से पहुंचा रहा है, ब्लड से पहुंचा रहा है। कहां से पहुंचा रहा है, ब्लड से पहुंचा रहा है। और ये बात हमने याद करो शुरू में भी पढ़ी थी कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और उनसे जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो सारा के सारा ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ब्लड से कैल्शियम को उठा रहा है और कहाँ ले जा रहा है, हड्डियों में ले जा रहा है। इट मीन्स वो ब्लड में कैल्शियम की कमी कर रहा है, ठीक है। चलो, अब इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे हम समझते हैं कि इनसे कौन से रोग होते हैं। आगे क्या समझते हैं कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो रोग दो ही तरह से होते हैं। अब हम रोग कब पढ़ेंगे, केवल और केवल थायरोक्सिन से। क्यों पढ़ेंगे थायरोक्सिन से, क्योंकि उसी का ज्यादा रोल होता है ना। तो थायरोक्सिन से या तो कोई रोग होगा जो क्या होगा, थायरोक्सिन की कमी से होगा, थायरोक्सिन की कमी से। और एक रोग होगा थायरोक्सिन की वृद्धि से, थायरोक्सिन की वृद्धि से। या तो थायरोक्सिन की कमी से रोग होगा या थायरोक्सिन की वृद्धि से रोग होगा। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, अभी मैंने आपको कोई भी रोग नहीं पढ़ाया है, ठीक है, पर जितनी बातें मैंने पढ़ाई है वहीं से इनसे जो बीमारी होगी वहीं से निकल के आएगी। अब आप ये दिमाग लगाओ कि जो थायरोक्सिन है उसका काम क्या हो रहा है, उसका काम हो रहा है बॉडी में खाने को पचाना, ठीक है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं हर एक काम में थायरोक्सिन का कोई ना कोई रोल हमेशा होता है। आ रही बात समझ में। तो होगा क्या कि अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होने लग जाएगी, अगर हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होने लग जाएगी तो सबसे पहला काम जो होगा वो हमारा शरीर का अचानक वजन बढ़ेगा। शरीर का अचानक वजन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो थायरोक्सिन है वो क्या करता है, वो खाने को पचाता है। अब अगर सोचो थायरोक्सिन कम हो जाएगा बॉडी में तो खाना जो खा रहे हैं वो पचेगा क्या, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और जो डाइजेस्ट नहीं होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो फैट के रूप में कन्वर्ट होगा। और उससे हमारी बॉडी का क्या होगा, तुरंत वजन बढ़ेगा। तुरंत वजन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरा क्या दिक्कत होती है कि हमारे शरीर में सूजन होती है। हमारे शरीर में क्या होती है, सूजन होने लग जाती है, ठीक है। स्वेलिंग इन बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं स्वेलिंग इन बॉडी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सडन वेट गेन, सडन वेट गेन, ठीक है। अब बताओ कि ये शरीर का वजन बढ़ना, शरीर में सूजन आना, ये कोई बीमारी होती है या ये कोई लक्षण होता है बीमारी का। तो ये एक लक्षण होता है बीमारी का। तो अगर किसी की बॉडी में शरीर का अचानक वजन बढ़ रहा है, ठीक है, सडन वेट गेन हो रहा है, या दूसरा शरीर में सूजन आ रही है, तो इन दोनों से एक बीमारी होने लग जाती है जिसका नाम है मीसोइडेमा। या इसी को आप समझ सकते हो कि इसी को एक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, मीसोइडेमा, ठीक है। हिंदी में ये बोलते हैं मीसोइडेमा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा कि शरीर का अचानक वजन बढ़ना किसके कारण होता है, तो वो होता है थायरोक्सिन की कमी से। शरीर में सूजन आना किसके कारण होता है, तो होता है थायरोक्सिन की कमी से, ठीक है। मीसोइडेमा रोग किसके द्वारा होता है या किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, मीसोइडेमा रोग थायरोक्सिन की कमी से होता है। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रहेगा क्या क्या पढ़ा है मैंने। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, शरीर का अचानक वजन बढ़ना किसके कारण होता है, थायरोक्सिन की कमी से। शरीर में सूजन आना किसके कारण होता है, थायरोक्सिन की कमी से। मीसोइडेमा रोग किसके कारण होता है, थायरोक्सिन की कमी से होता है। दूसरा क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक दिक्कत होने लग जाती है। उनमें दिक्कत क्या होती है कि उनकी बुद्धि मंद रहती है। अगर उनकी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी है तो वह मंद बुद्धि के रोग हो जाते हैं। और इस रोग का नाम है जड़ मानवता। क्या नाम है इसका, जड़ मानवता, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटेनिज्म, क्रेटेनिज्म,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्रेटिनिन इसमें संबंधित है, तो यह रोग किससे संबंधित है? थायरोक्सिन की कमी से संबंधित है। यह जड़ मानवता रोग किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है? तो थायरोक्सिन की कमी से होता है। मंद बुद्धि किसके का लक्षण है? तो थायरोक्सिन की कमी का लक्षण है। तीनों बातें याद रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो कि मैंने आपको पढ़ाया है कि थायरोक्सिन से क्या होगा, थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन जरूरी है, और आयोडीन अगर बॉडी में होगा, ठीक है, आयोडीन की अगर प्रॉपर मात्रा नहीं होगी तो हमारे ब्रेन का भी उतना विकास नहीं हो पाएगा, मस्तिष्क का विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर मस्तिष्क का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारी जो बुद्धि है वो इतनी काम नहीं करेगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये तीनों हमें याद रखना है किसके बारे में? थायरोक्सिन की कमी में। अगर आप थायरोक्सिन की वृद्धि में देखोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा पहली चीज तो क्या है, शरीर में अगर यहाँ पे वजन बढ़ रहा है तो यहाँ पे वजन क्या होगा, शरीर में अचानक वजन कम होगा, शरीर में वजन की कमी होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि अगर थायरोक्सिन ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम जो खा रहे हैं वो तो पचेगा, पर एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में फैट है जो मसल्स के ऊपर होती है वो भी धीरे धीरे क्या होगी, वो भी बर्न होने लग जाएगी। तो होगा क्या, हम पूरे सुखा जाएंगे, और हमारी जो फेस होता है, फेस पे भी क्या होती है, थोड़ी सी फैट होती है, अगर वो फैट निकाल लें तो हमारी आंखें बाहर दिखने लग जाएगी। तो दूसरा इसमें लक्षण होता है कि हमारी जो आंखें हैं बाहर निकलने, बाहर की तरफ निकलती है, जैसे मेंढक की आंखें होती है उस टाइप से हमारी आंखें हो जाती है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के एक रोग का नाम दिया जाता है जिसका नाम है ग्रेव का रोग, ग्रेव डिजीज या ग्रेव का रोग, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है गेंगा रोग। क्या बोला जाता है? गेंगा रोग। अगर ग्रेव नहीं मिलता है तो आपका जो सेकंड पॉइंट होता है वो गोइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर डिजीज या ग्रेव डिजीज है, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश में लिखा होता है कि गोइटर रोग किससे संबंधित है, तो थायरोक्सिन की वृद्धि से संबंधित है। या फिर क्या पूछेगा आपसे कि आंखों के बाहर की तरफ निकलना, शरीर में वजन की कमी, ये सारे किसके लक्षण हैं? तो ये सारे थायरोक्सिन की वृद्धि के लक्षण हैं, याद रहेगा, ठीक है। ग्रेव का रोग होता है इससे। अरे इतनी बातें किसको समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप ये मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं, एक बार आपको ये सारी चीजें देखना है। चलो, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि थायरोक्सिन की कमी से क्या रोग होता है, थायरोक्सिन की वृद्धि से क्या रोग होता है, इन रोगों का नाम क्या होता है, ठीक है। और इधर शरीर में वजन की कमी या आंखें बाहर की तरफ निकलना, ये भी किसके कारण से होता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परा आउटू ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? परा आउटू ग्रंथि के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, ठीक है। अब इसकी लोकेशन भी होती है गले में होती है। कहाँ होती है? गले में। और ये 4 हिस्से होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। एक बार मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है ना, जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, तो ये वाली थायरॉइड ग्लैंड है, ये वाली, ठीक है। और इसी के अंदर ये जो 4 कोने आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो ये 4 कोनों पे स्थित होती है। थायरॉइड ग्लैंड के चारों कोनों पे स्थित होती है। तो इसके कितने हिस्से होते हैं? टोटल 4 संख्या होती है, 4 हिस्से होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड की हमारी बॉडी में कितनी संख्या होती है, तो कितनी संख्या होती है? 4 संख्या होती है, याद रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। साथ ही इसके एक और ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। एक और ग्रंथि हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड, जो कहाँ होती है? जो हमारे दिल में होती है। कहाँ होती है? दिल में होती है। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको पूरा साइंस में आउट ऑफ आउट मार्क्स कवर करने हैं तो आप क्या करो कि डेली जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको घर पे जाके रिवाइज करो, साथ ही इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आप क्वेश्चन सारे के सारे बना सकते हो, ठीक है ना।